लेकिन फ्रांस के तौर पे हम कुछ बताना चाहेंगे आप लोगों को कि फ्रांस जो है वो यूरोप का एक पहला भाग है, सबसे प्रथम भाग है। अगर पश्चिम की तरफ से आप चलेंगे तो सबसे पहले आपको फ्रांस ही मिलेगा। तो कह सकते हैं आप कि फ्रांस जो है वो यूरोप का एक प्रथम देश था। और उसमें हुआ क्या था कि राजनीतिक एकता स्थापित हुई थी सबसे पहले। कैसे? तो फ्रांस में 13वीं शताब्दी में ही सामंतों का दमन कर दिया था। यानी जब पुनर्जागरण के बाद जब लोग उब चुके थे, किसान आंदोलन चला था, जब जेरूसलम को लेकर के जो विवाद चला था, मुस्लिम लोगों ने जो आक्रमण किया था क्रिश्चियन के ऊपर, उसके बाद धीरे धीरे सामंत युग का पतन हुआ था, राष्ट्रवाद का निर्माण हुआ था, राष्ट्र राज्य का जब उदय हुआ था, तो सामंतवादों का जब पतन हुआ था, तो सामंतवादों के पतन के समय फ्रांस जो है 13वीं शताब्दी में सबसे पहला ऐसा देश मतलब राज्य था जिसने जो है सबसे पहले सामंतों का जो है वो दमन कर दिया था, पतन कर दिया था। और इसी के साथ उसने नए एक राष्ट्रीय सरकार की जो है वो स्थापना की थी। हाँ, लेकिन फ्रांस का एक दुर्भाग्य था कि उसके कुछ समय बाद ही जो है फ्रांस और इंग्लैंड में 100 वर्ष का एक युद्ध आरंभ हो गया। ध्यान दीजिए आप लोग, राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। राष्ट्र राज्य का उदय हुआ तो राष्ट्र के प्रति लोगों की प्रेम की भावना बढ़ी। जो क्रिश्चियन लोग होते थे, उनके जो मंदिर मस्जिद थे, जो गिरजाघर थे, गिराए पड़ाए जाने लगे। और धीरे धीरे जो है वो लोग मिल करके अच्छे राजा को चुनते थे, और अच्छे राजा को चुन करके उससे कहते थे कि चलो हम लोग नए राज्य का निर्माण करें। तो या तो दूसरे राजा प्रेम से उसमें आकर के शामिल हो जाते थे, या तो उनको मार पीट के भगा दिया जाता था, या तो वो प्रेम से ही जो है आकर के वो शामिल हो जाते थे। तो कई राजाओं को मिला करके एक प्रमुख राजा बना करके एक नए राज्य का निर्माण हुआ करता था, जिसको हम लोग कहते हैं राष्ट्र राज्य का उदय। तो जब वो उदय हुआ तो जो छोटे छोटे राजा महाराजा जो सामंत फामंत मारे जा रहे थे, तो उसमें जो फ्रांस है उसने सबसे पहला स्थान फ्रांसों को, सामंतों को मार पीट करके भगा के एक अपने नए राष्ट्र राज्य का निर्माण करके फिर उसने तुरंत जो है एक राजनीतिक व्यवस्था को बना दिया था और राष्ट्र में सरकार की स्थापना कर दी, यानी राष्ट्रीय सरकार की जो है स्थापना कर दी। लेकिन दुर्भाग्य था उस फ्रांस के साथ कि उसी के तुरंत बाद ही फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में युद्ध हो गया, और वो युद्ध ऐसा हुआ जो 100 वर्षों का युद्ध था, यानी 100 वर्ष वह युद्ध चला था। जिसमें क्या हुआ था, जिसमें फ्रांस की जो शक्तियां थी उन्हें एक गंभीर चोटें पहुंची थी, उन पर गंभीर प्रभाव पड़ा था। किंतु इस युद्ध के अंत में फ्रांस को सफलता मिलते ही उसकी स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ था। जब ये युद्ध जब 100 साल बाद जब समाप्ति के 14वीं शताब्दी में जब समाप्ति की कगार पर पहुंचा, तो समाप्ति की कगार पर पहुंचने पर इसमें जो है जो फ्रांस था उसको जीत मिली, और जीत मिलने के बाद इसने बहुत प्रकार के जो है वो सुधार हुए, और सुधार के साथ साथ राजा के जो अधिकार थे, राजा के अधिकारों में भी जो है वो वृद्धि हुई। और फ्रांस के राजा ने अपने अधिकारों में हुई वृद्धि से लाभ होकर, यानी लाभान्वित होकर भूमि कर लगा दिया। सबसे पहला जो है वो भूमि कर लगाया गया, यानी भूमि के ऊपर कर लगाया गया। जो लोग भूमि उपजाते थे, जमीन वगैरह, उन पर जो है खेती बाड़ी करते थे, उन पर जो है वो कर लगाया गया। तथा इस प्रकार अपार धन लगाकर राजा की शक्ति में जो वृद्धि की। इस तरीके से अपार जो है वो धन इकट्ठा हुए तो राजा की शक्तियों में जो है और ज़्यादा वृद्धि हुई। तो आप लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि वृद्धि कब होती है, जब आदमी के पास धन होता है। जब धन होता है तो धन से ही दिमाग भी संतुलित रहता है, ऊर्जावान रहता है। ये तो पुरानी यार बात है, जिसके पास धन होता है उसको ऑटोमेटिक ज्ञान आ जाता है कि कैसे कैसे क्या करना है। उसमें कुछ समझने और समझाने और बुझने वाली कोई बातें नहीं है। तो अचानक से जब कर लगाया उसने किसानों के ऊपर, तो कर लगाने से क्या हुआ, लोग कर देते थे तो उससे अचानक से धन होने लगा,
और धन होने की वजह से जो है वो राजा थे वो लाभान्वित होकर जो है और ज़्यादा जो है वो उनकी शक्तियाँ जो हैं वो बढ़ने लगी। और जब शक्तियाँ बढ़ी तो इसी में एक नया नाम निकल करके आया। राजा की शक्तियों को बढ़ाने में धीरे धीरे बढ़ ही रही थी शक्तियाँ कि इसी बीच एक नाम निकल करके आया लुई 11 का, लुई 11वीं का, जो 1461 से लेकर 1483 तक वो सरकार में थी। लेकिन उस बीच में लुई 11वीं ने बहुत काम किया। किसके लिए? देश को आगे बढ़ाने के लिए, राजा की शक्ति को बढ़ाने के लिए। तो फ्रांस में सबसे पहले राजा की शक्ति बढ़ाने में सबसे ज्यादा अगर किसी का योगदान रहा तो वो किसका रहा? लुई 11वीं का रहा, जो 1461 से लेके 1461 से लेके 1483 तक उन्होंने जो हो बहुत कार्य किए। उसने अनेक सामंतों की शक्तियों को कुचला। जो छोटे छोटे सामंत जो बचे कुचे थे उसको भी उन्होंने परास्त कर दिया, उसको भी उसने कुचला और सामंतों को अपने नियंत्रण में करके राज्य तंत्र की शक्ति को बढ़ाया। और जो सामंत लोग थे छोटे छोटे राजाओं को उन पे नियंत्रण करके, उनके मार के, उनको पीट के, उनको घसीट के, उनको रगड़ के, जो समझ लीजिए वो उनके ऊपर किसी तरीके से दबाव बना करके, निमंत्रण बना करके जो है नियंत्रण बना करके उनको जो है अपने राज्य में शामिल किया, जिससे राज्य और बड़ा हुआ और राजा की शक्ति और बढ़ी। और इतना ही नहीं, लुई 11वीं ने फ्रांस में चर्च को भी पोप नियंत्रण से मुक्त करवाया। यानी फ्रांस के जो चर्च थे उसमें भी लुई 11वीं ने क्या किया, फ्रांस में जो चर्च थे और चर्चों के ऊपर जो अंग्रेजों का यानी कि जो पोप के लोगों का, पादरी लोगों का जो राज था उस पर भी उन्होंने जो है वो नियंत्रण किया। और इतना ही नहीं, धार्मिक अधिकारों और वह चर्च पर नियंत्रण में जो है वो वृद्धि की। यानी धर्म के प्रति जो अधिकार थे तो धर्म के अधिकारियों में भी उन्होंने जो है उस पर जो है वो नियंत्रण किया और उसमें जो है वो राजा की वृद्धि की। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि लुई 11वीं, यानी इनका नाम लुइस है, LUIS, लुइस, लेकिन इनको इंग्लिश में चूंकि यस साइलेंट होता है लास्ट का, तो इसलिए हम लोग लुई पढ़ते हैं। तो लुई 11वीं के प्रयासों से फ्रांस में राजा का सम्मान भी बढ़ा और उनकी राज गद्दी भी जो है वो मजबूत हुई, सुदृढ़ हुई। तो लुई 11वीं के एक उत्तराधिकारी थे चार्ल्स अष्टम। अब धीरे धीरे नाम जो है वो बढ़ते जाएंगे। चार्ल्स अष्टम जो है वो 1483 से लेकर 1495 तक जो है वो राज्य में रहे। तो लुई 16 के उत्तराधिकारी चार्ल्स अष्टम ने 1483 से लेकर 1495 तक साम्राज्यवादी विस्तार की नीति को जो है वो अपनाया। उन्होंने भी साम्राज्यवादी विस्तार यानी समाज के जो विस्तार है, समाज का जो विस्तार है, उस नीति को जो है उन्होंने अपनाया। और उसकी इस नीति ने यूरोपीय राजनीति में एक नए युग का जो है वो क्या कर दिया, शुभारंभ कर दिया, श्री गणेश कर दिया। और इसी के साथ साथ उसने बगल के जो नेपल्स था, उसने नेपल्स पर भी अधिकार कर लिया। यानी फ्रांस की तरफ से उसने जो बगल में नेपल्स पे भी अधिकार कर दिया। हाँ, किंतु उसकी विजय वहां थोड़े ही दिनों तक रही, ज्यादा दिन तक वहां रह नहीं सकी, क्योंकि वेनिस मिलान पोप के संयुक्त मोर्चे का सामना करना पड़ा। तो वेनिस मिलान, क्योंकि वेनिस और मिलान दो जगहें हैं, तो वेनिस का और मिलान का और पोप समुदाय के जो सम्मिलित जो उनके मोर्चे थे, जो उनके सेना थे, उनसे भी उनका जो है वो सामना करना पड़ा। तो 1496 ईस्वी में चार्ल्स अष्टम को नेपल्स को जो है वो खाली करना पड़ गया। यानी 1483 से लेकर 1495 तक उन्होंने जबरदस्त साम्राज्य को फैलाया। सबसे पहला उन्होंने क्या किया, यूरोपीय राजनीति में नए युग का श्रीगणेश करने के साथ साथ नेपल्स क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। लेकिन ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए। जब वेनिस, मिलान और पोप तीनों आपस में मिल करके अब उस तरफ से लड़ाई कर दिए तो इनको पीछे मुड़ना पड़ा और 1496 में इन्होंने नेपल्स को खाली करके जो है इन्हें वापस होना पड़ गया। हाँ, परंतु इस घटना ने क्या किया, स्पेन को और फ्रांस के मध्य
दीर्घकालीन युद्धों की परिपाटी का श्री गणेश कर दिया। और हुआ क्या, स्पेन और फ्रांस के मध्य जो है लंबे दौर तक चलने वाले एक युद्ध का जो है वो निर्माण कर दिया। और चार्ल्स अष्टम के उत्तराधिकारी लुई 12वीं, अभी तक 11वीं का आपने नाम सुना था, तो चार्ल्स अष्टम के जो उत्तराधिकारी, यानी देखिए ध्यान दीजिए, लुई 11वीं का उत्तराधिकारी कौन था, चार्ल्स अष्टम। चार्ल्स अष्टम का उत्तराधिकारी कौन था, लुई 12वीं। तो लुई 12वीं ने भी इटली पर अधिकार करने का प्रयास किया। जब उसका खत्म हो गया राज, तो लुई 12वीं आ गई उसकी उत्तराधिकारी, और उसने क्या किया, उसने इंग्लैंड पर अपना इटली पर अपना अधिकार करने का प्रयास किया। लेकिन स्पेन के राजा जो फर्डिनेंड थे, जो पीछे आपने पढ़ा था, फर्डिनेंड के कारण उनको अपने उद्देश्य में जो है वो सफलता नहीं मिली, क्योंकि फर्डिनेंड और इसाबेल एक समृद्ध राजा जो है अपने राज्य के बन चुके थे। एक मजबूत राजा होने के कारण लुई 12वीं को इटली पर अधिकार करने का जो है वो अवसर प्राप्त नहीं हुआ। उसका कारण था कि फर्डिनेंड के राजा ने बहुत शक्तिशाली थे और उनकी वजह से इसे जो है वो शक्ति नहीं मिल पाई। ये कुछ फ्रांस की जो है वो स्थितियां थी। तो जुबानी जंग में आप याद कर सकते हैं कि फ्रांस क्या था, कि फ्रांस एक यूरोप का एक पहला देश था, और उसकी स्थिति ये थी कि 13वीं शताब्दी में सबसे पहले पुनर्जागरण के ठीक बाद उसने सामंतों का जो है अंत किया था सबसे पहले। लेकिन उसके साथ दुर्भाग्य ये था कि जैसे ही उसने जो है सामंतों का पतन किया, ठीक उसी के बाद उसका फ्रांस और इंग्लैंड के साथ एक युद्ध हो गया, और उस युद्ध में जो है काफ़ी चोट झेलने पड़ी फ्रांस को। लेकिन अंत तक जब फ्रांस 100 साल बाद जब युद्ध खत्म हुआ, तो लास्ट में फ्रांस की ही जीत हुई, और फ्रांस की जीत के साथ साथ उसमें बहुत सारे जो है सुधार आए, और उसमें राजाओं की भी वृद्धि हुई, और बहुत सारी क्षति होने के कारण वो किसानों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर, जमीनों के लिए, खेती बाड़ी के ऊपर उसने एक कर लगाया। कर से उसकी इनकम हुई, इनकम से वो और ज़्यादा अमीर बना, और उसके बाद एक नया चेहरा निकल करके आता है जिसका नाम था लुई 11वीं 1461 में प्रवेश करती है, और उसने सामंतों को जो है कुचलने में सहयोग किया। साथ ही साथ सामंतों पर अपना नियंत्रण करके राजा की शक्ति को बढ़ाया। और इतना ही नहीं, उसने राजा के अधिकार क्षेत्र पोप तक में बढ़ा दिया, यानी साम्राज्यवाद पोप तक, यानी चर्च तक भी जो है उसके नियंत्रण की बढ़वा दी। और इतना ही नहीं, फ्रांस का राजा का सम्मान बढ़ा, और इसके साथ साथ उसका अंत होता है 1483 में, और ठीक उसी के बाद लुई 11वीं का उत्तराधिकारी चार्ल्स अष्टम आता है, जो 1483 में आता है, और वह भी साम्राज्यवादी विस्तार की नीति को जो अपनाया, और उसने एक नए यूरोप नीति का श्री गणेश किया, और नेपल्स पर अपना अधिकार कर लिया। और नेपल्स पे अधिकार उसका बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक सका। क्यों? क्योंकि वेनिस, मिलान और पाप तीनों एक होकर के एक पक्ष से लड़ाई कर दिए, जिसके कारण 1496 ईस्वी में चार्ल्स अष्टम को नेपल्स को छोड़ करके पीछे हटना पड़ा। परंतु इस घटना ने स्पेन एवं फ्रांस के मध्य युद्धों की एक परिपाटी सी लगा दी और उसका श्री गणेश कर दिया। बाद में चार्ल्स अष्टम के उत्तराधिकारी लुई 12वीं हुए, और उन्होंने इटली पर राज्य करने का अधिकार करने का प्रयास किया। लेकिन स्पेन के राजा फर्डिनेंड, जो अरागन और कैस्टिन को मिला करके फर्डिनेंड और इसाबेल की शादी के साथ जो है एक नए राज्य स्पेन का निर्माण हुआ था, उस देश के राजा बहुत शक्तिशाली थे, जिसकी वजह से वो इटली में जो है वो सफलता नहीं प्राप्त कर सका। ये थी कुछ फ्रांस की जो है वो इतिहास। फ्रांस के बाद अब हम इंग्लैंड को पढ़ लेते हैं। इंग्लैंड क्या है? तो इंग्लैंड को पढ़ते हैं। इंग्लैंड क्या है? तो 1337 ईस्वी से 1453 ईस्वी तक फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में एक युद्ध ही चल रहा था, जैसा कि आपने अभी पीछे ही पढ़ा है कि जब कौन, लुई 12वीं ने जब इटली पे अपना अधिकार करने का कोशिश किया, तो स्पेन के राजा फर्डिनेंड की वजह से वो अधिकार नहीं कर पाया। लेकिन हाँ, इस चक्कर में हुआ ये कि फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में एक बहुत लंबे दौर तक चलने वाला एक युद्ध छिड़ गया,
जिसका हम अब जिक्र आगे देख रहे हैं कि 1337 ईस्वी से लेकर 1453 ईस्वी तक फ्रांस और इंग्लैंड में के मध्य होने वाले एक लंबे युद्धों में, जिन्हें इतिहास में 100 वर्षीय युद्ध के नाम से जाना जाता है, 100 वर्षीय युद्ध के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 1337 से चला था और 1453 ईस्वी तक चला था, यानी 1337 से 1437 100 साल और 1437 से 10-15-20 साल इधर, तो लगभग 125 साल। तो इसीलिए इसको 100 वर्षीय युद्ध के नाम। तो 100 वर्ष अगर आपसे क्लास में पूछेगा, ऐसे पूछ सकता है, आप देखिए सवाल किस टाइप के आते हैं, सवाल इसी टाइप से आएंगे आपसे कि फर्डिनेंड और इसाबेल की गृहनीति का मूल्यांकन कीजिए, उनकी उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए, इंग्लैंड में जो युद्ध हुए थे उन युद्धों का नाम क्या, किस नाम से पुकारा गया, तो आप ये बता देते। सबसे पहला वह राज्य कौन था जिसमें सामंतवाद का पतन हुआ, अरागान और कैस्टीन को मिला करके किस नए राज्य का निर्माण हुआ, या स्पेन का निर्माण कैसे हुआ, कौन से राज्य मिल करके स्पेन का निर्माण, अलेक्जेंडर खस्टम ने कैथोलिक साम्राज्य की उपाधि थी तो फर्डिनेंड और इसाबेल ने की थी, 21वीं से तात्पर्य क्या है, तो धार्मिक न्यायालय है, 100 वर्षीय युद्ध किसके बीच हुआ था, तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था। इसी तरीके से सवाल पूछता है। गुलाबों का युद्ध पूछ सकता है, तो गुलाबों का युद्ध किसके बीच हुआ था, फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य हुआ था। तो 1337 से 1453 ईस्वी तक फ्रांस और इंग्लैंड के बीच जो लंबे दौर तक जो युद्ध चले, इन्हें इतिहास में 100 वर्षीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। प्रारंभ में तो इंग्लैंड को सफलता प्राप्त हुई, किंतु अंत में जाकर के इंग्लैंड को पराजय का सामना करना पड़ा और उसे कैले को छोड़कर सभी जीते हुए फ्रांसीसी देश जो है वो छोड़ने पड़े। तो कैले क्या है, कैले एक स्थान का नाम था, तो उसे कैले को छोड़ करके सभी जीते हुए फ्रांसीसी प्रदेश को जो है वो छोड़ना पड़ गया। तो 100 वर्षीय युद्ध ने इंग्लैंड में जहां एक ओर राष्ट्रीयता की भावना को विकसित किया, वहीं दूसरी ओर 100 वर्षीय युद्ध के समाप्त होने के 2 वर्ष के बाद वहां भयंकर सामंती युद्ध, जिन्हें इतिहास में गुलाबों का युद्ध कहा जाता है, जो 1455 से लेकर 1485 के नाम से जाना जाता है, कि भयंकर ज्वाला में जो है वो जलना पड़ा। किसको? इंग्लैंड को। जहां एक तरफ राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ, वहीं दूसरी युद्ध जैसे ही 100 वर्ष के युद्ध का समाप्ति हुई, तो समाप्ति के ठीक 2 ही साल बाद जो है एक भयंकर युद्ध हो गया, जिसको सामंतों का युद्ध कहते हैं। और सामंतों का युद्ध उसे ही कहते हैं हम गुलाबों का युद्ध कहते हैं, जो 1455 से लेकर के 1485 के नाम से जाना जाता है, और कि भयंकर ज्वाला में जलना पड़ा। यह गृह युद्ध यार्क राजवंश, जिसका प्रतीक श्वेत गुलाब था, और लंकास्टर राजवंश, जिसका प्रतीक लाल गुलाब था। तो ध्यान दीजिए, यहां समझने वाली बात है कि गृह युद्ध किसके बीच हुआ? यार्क राजवंश जिनका प्रतीक श्वेत गुलाब था, यार्क राजवंश श्वेत गुलाब, और लंकास्टर राजवंश जिनका प्रतीक था लाल गुलाब, के सामंतों व उनके अनुयायियों के मध्य जो वो पारस्परिक संघर्ष होने लगे। और यह संघर्ष 1485 में वासवर्थ के युद्ध में रिचर्ड तृतीय के विरुद्ध हेनरी ट्यूडर की विजय के साथ जो है वो खत्म हो गए। ये एक हेडिंग है और ये गंभीर रूप से आपको याद करने वाली चीज है कि यह गृह युद्ध किसके बीच हुआ? हाँ, 100 वर्षीय युद्ध जो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था, उसके खत्म होने के ठीक 2 वर्ष बाद 1455 ईस्वी और 1485 ईस्वी के नाम से जाने जाना वाला युद्ध सामंतों के आपसी संघर्ष, सामंतों के आपसी झगड़े विवादों से शुरू हुआ, जिसको हम गुलाबों का युद्ध के नाम से जानते हैं। यह गृह युद्ध यार्क राजवंश, जिसका प्रतीक श्वेत गुलाब था, और लंकास्टर राजवंश, जिनका प्रतीक जो है वो लाल गुलाब था, के सामंतों व उनके अनुयायियों के मध्य पारस्परिक संघर्ष था। यह संघर्ष 1485 ईस्वी में वासवर्थ के युद्ध में रिचर्ड तृतीय के विरुद्ध
वासवर्थ के युद्ध में रिचर्ड तृतीय के विरुद्ध हेनरी ट्यूडर की विजय के साथ जो है वो खत्म हुआ। तो किसके लास्ट में लड़ते लड़ते जो है यह मामला रिचर्ड तृतीय और हेनरी ट्यूडर के बीच में हुआ था। तो हेनरी ट्यूडर हार गए, हेनरी ट्यूडर जीत गए और रिचर्ड तृतीय वो हार गई थी। और यही हेनरी ट्यूडर 1485 ईस्वी में हेनरी सप्तम के नाम से इंग्लैंड के जो है वो सिंहासन पर बैठा। तो इस युद्ध के गुलाबों का युद्ध के बाद सबसे पहला राजा हेनरी सप्तम जो इंग्लैंड के राजगद्दी पर बैठा वो 1485 में बैठा। इसका नाम था हेनरी ट्यूडर, जो रिचर्ड तृतीय को हरा करके जो है वो विजयी हुआ था। कितनी मजेदार चीज है। हेनरी सप्तम की गणना इंग्लैंड के महानतम शासकों में की जाती है। हेनरी सप्तम, आप नाम याद करिएगा आप लोग, हेनरी सप्तम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब ये नमवा बहुत जरूरी है, नाम याद रहना चाहिए। तो हेनरी सप्तम, तो हेनरी सप्तम की जो गणना है वो इंग्लैंड के बड़े बड़े शासकों में, महानतम शासकों में की जाती है, क्योंकि उसने न केवल एक शक्तिशाली राज्यवंश इंग्लैंड की स्थापना की, बल्कि इंग्लैंड के समाज को उसमें व्याप्त मध्ययुगीन कुरीतियों को एवं अंधविश्वासों को सामंती अत्याचारों से मुक्त कर आधुनिक युग में प्रविष्ट कराते हुए बौद्धिकता और तर्कवादिता के पथ में अग्रसर किया। कहने का तात्पर्य, हेनरी सप्तम ने जैसे ही वो इंग्लैंड का शासक बना वो एक महान शासक कहलाया। क्यों? क्योंकि उसने जो मध्ययुगीन यानी कि पुनर्जागरण के पहले मध्ययुगीन जो पॉप की कुरीतियों से दबे हुए लोग थे उनको उसने आगे किया। जो अंधविश्वासों में पागल थे, जो धर्म को लेकर के पागल पड़े हुए थे, धर्म के आड़ से उनको बाहर निकाला। जो सामंती अत्याचारों से लिप्त थे उनको सामंती अत्याचारों से मुक्त करवाया और आधुनिक युग में जो है उन्हें प्रविष्ट कराया। और बौद्धिक क्षमता और तर्क शक्ति को उन्हें बढ़ावा देने के लिए उन्हें जो है वो अग्रसर किया। यही कारण है कि उसके शासनकाल में इंग्लैंड में इतिहास में बीजारोपण एवं सुधारों का समय, बीजारोपण एवं सुधारों का समय, ए पीरियड ऑफ सीड्स एंड रेमेडीज कहा गया। तो बीजारोपण एवं सुधारों का समय किसे कहा गया? तो बीजारोपण एवं सुधारों का समय उसे कहा गया जब हेनरी सप्तम के शासनकाल में उसने शक्तिशाली राज्यवंश की इंग्लैंड में स्थापना की, बल्कि उसने मध्ययुगीन कुरीतियों, अंधविश्वासों, सामंती अत्याचारों से लोगों को निकाल करके आधुनिक युग में बौद्धिक और तर्क शक्ति में उन्हें झोंक करके उन्हें तर्क शक्ति को बढ़ावा देने के लिए जो उन्हें अग्रसर किया। इसी जागरण को हम बीजारोपण एवं सुधारों का समय जो है वो कहा जाता है। तो हेनरी सप्तम ने एलिजाबेथ से विवाह करके गुलाब के फूलों के युद्ध को सदैव के लिए वो समाप्त कर दिया। देखिए हुआ क्या, इंग्लैंड में हेनरी सप्तम ने एलिजाबेथ से विवाह करके गुलाब के युद्ध को जो है वो समय हमेशा के लिए समाप्त कर दिया और इंग्लैंड में शांति की जो है उसने स्थापना कर दी तथा निरंकुश एवं अत्याचारों से उसे जो है वो बचाया। वहाँ दूसरी ओर इंग्लैंड में शक्तिशाली राज्यतंत्र की स्थापना करके अपने सिंहासन की रक्षा भी की। उसने क्या किया? हेनरी सप्तम को राज्यतंत्र को शक्तिशाली बनाने के लिए दृढ़ स्थापना भी की और उसके साथ अपने सिंहासन की भी रक्षा की। हेनरी सप्तम को राज्यतंत्र की शक्तिशाली बनने के लिए दृढ़ आधार प्राप्त नहीं हुआ, किंतु फिर भी वह प्रयत्नों में जो है वो सफल रहा। हेनरी सप्तम ने इंग्लैंड में राजा के पद की महत्ता, जो मध्य युग के अंत तक शक्तिशाली सामंतों के कारण सांप्रदायिक हो चुकी थी, को जो है उसने पुनर्स्थापित किया और इस प्रकार अपने शासनकाल में उसने इंग्लैंड की शांति, सुरक्षा, सम्मान एवं दृढ़ सरकार को जो है वो प्रदान किया। तो इंग्लैंड के लिए उसने बहुत अच्छा काम किया। ये याद करने वाली चीज़ नहीं है, ये समझने वाली, पढ़ने वाली है। तो पीपीटी लिखिए, फोटो खींच के ना होगा तो पढ़ लीजिएगा आप लोग, कुछ विशेष है नहीं इसमें, बस पढ़ने वाली चीज़ें हैं, इसको याद नहीं किया जा सकता।
तो हेनरी सप्तम जो 1485 से लेकर 1509 ईस्वी तक 9 ईस्वी तक हेनरी सप्तम के द्वारा इंग्लैंड में शक्तिशाली राज्यतंत्र, जिसे नवीन राज्यतंत्र कहा गया, उसकी उसने स्थापना करना सरल कार्य उसके लिए नहीं था, क्योंकि उसके पास ना तो शक्तिशाली सेना थी और ना ही कोई बहुत ज़्यादा धन था। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को सफलता प्राप्त कराना निसंदेह देखा जाए तो हेनरी के सप्तम की कार्यकुशलता और योग्यता को जो है वो प्रमाणित करता है। हेनरी सप्तम द्वारा नवीन राज्यतंत्र की स्थापना करने तथा राज्यतंत्र को दृढ़ करने के लिए एक महत्वपूर्ण लाभ यह हुआ कि इसने देश के सभी छोटे भागों को, बड़े भागों को आपस में मिलाकर लोगों को राष्ट्रवाद की भावना को जो है वो जन्म दिया, और इसके दूरगामी परिणामों को ध्यान में रखते हुए निसंदेह इसे हेनरी सप्तम की एक उपलब्धि जो है वो कहा जा सकता है। ठीक, तो आधुनिक युग के आरंभ में ही देश की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों में महानतम परिवर्तन जो है वो हुए। क्यों? क्योंकि जब राष्ट्रवाद का उदय हो गया, राष्ट्र के प्रति लोगों की जो है भावना नई विकसित हो गई, राष्ट्र के प्रति लोगों का प्रेम बढ़ गया, तो ऐसे में क्या हो गया, ऐसे में स्थिति ये बनी कि लोगों को देश के प्रति एक प्रेम का जो है वो नया जो है वो प्रेम का ख्याल आ गया, और उस स्थिति में क्या हुआ, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों में महान प्रकार के जो है परिवर्तन, महान परिवर्तन जो है वो देखे गए। यदि मध्यकालीन इतिहास का अवलोकन किया जाए तो यह ज्ञात होता है कि हेनरी ट्यूडर के सिंहासनारूढ़ होने से पूर्व देश में अशांति, अत्याचार और उनकी व्यवस्था थी, और मध्य युग में व्यक्ति का कोई महत्व न था। सामंतशाही के कारण राज्य सत्ता निर्बल हो चुकी थी, जनता पर अनेक अत्याचार होते थे, परंतु राजा किसी भी प्रकार का सुधार करने में स्वयं को असमर्थ पाता था। इंग्लैंड में संध्या होते ही घरों में प्रवेश कर जाते थे, क्योंकि चोर और लुटेरे सामाजिक जीवन को नारकीय बना देते थे। इंग्लैंड की तत्कालीन सामाजिक स्थिति में वेनिस के एक राजदूत ने एक कथन लिखा था कि संसार के किसी भी देश में इतने चोर और लुटेरे नहीं हैं जितने कि इंग्लैंड में हैं। तो संसार के किसी भी देश में इतने चोर और लुटेरे नहीं हैं जितने कि इंग्लैंड में हैं, ऐसा एक वेनिस के राजदूत ने कहा था। ठीक है, सामंत किसानों पर विभिन्न प्रकार के अत्याचार थे, आप लोग समझ चुके हैं। सामंत के ऊपर अत्याचार थे ही, पहले ही आप लोगों ने देखा है। और सामंतों के विभिन्न प्रकार के अत्याचार तो थे ही, उनकी शक्ति को चुनौती देने वाला भी कोई नहीं था कि चलो सामंतों को जो हो कोई चुनौती दे कि भाई तुम ऐसा कर रहे हो तो ये गलत है। इसके अतिरिक्त शिक्षा के अभाव के कारण दिशाहीन इंग्लैंड की जनता अंधविश्वास के सघन अंधकार में भटक रही थी, और ऐसे विकट समय में हेनरी ट्यूडर का हेनरी सप्तम के नाम से इंग्लैंड के सिंहासन पर आरूढ़ होना रात्रि के घोर अंधकार को मिटाते हुए उषा की लालिमा के समान था। सामंत विभिन्न प्रकार से अत्याचार करते थे, उनकी शक्ति को चुनौती देने वाला कोई नहीं था। सामंत जब चाहते थे, जिससे चाहते थे, उस लड़की से, उस औरत से शादी कर लेते थे। जब चाहते थे, जिसे चाहते थे उसे मार देते थे। जब चाहते थे, जिसे चाहते थे उसके घर में घुस करके जो मन चाहे वो करते थे, उसके परिवार वालों के साथ, घर वालों के साथ, बहू बेटियां सबके साथ। वो जितना चाहे उतना कर लगाते थे, जिसके मन चाहे उसके ऊपर जितना मन माना घर जाना कर लगाते थे। और कंडीशन ये बन गई थी कि लोग भी जो है वो दिशाहीन हो गए थे, इंग्लैंड की जनता भी दिशाहीन हो गई थी, और अंधविश्वास के एक भयंकर अंधेरे में जो है वो भटक रही थी। हाँ, लेकिन हेनरी ट्यूडर का हेनरी सप्तम के नाम से, हेनरी ट्यूडर बाद में उसका नाम हेनरी सप्तम हो गया था, तो हेनरी सप्तम के नाम से इंग्लैंड के शासन पर जब उसने सत्ता को हासिल किया तो जैसे लगा कि रात्रि के घोर अंधकार को मिटाते हुए, रात के घोर अंधकार को मिटाते हुए एक नए ऊर्जा की किरण, एक नए उषा की लालिमा के समान थी। और ट्यूडर वंश यानी कि हेनरी वंश
राज्य के प्रारंभ होते ही मध्यकाल के कुप्रथाओं की समाप्ति होने लगी। मध्यकाल की जो कुप्रथाएं थीं उनमें समाप्ति होने लगी और हेनरी सप्तम ने सामाजिक कुरीतियों एवं धार्मिक बुराइयों को दूर करके समाज को शुद्ध करने का जो है वो प्रयास किया। और हेनरी सप्तम ने सामंतवाद एवं धार्मिक बुराइयों को दूर करके समाज को शुद्ध करने का प्रयास किया। हेनरी सप्तम ने सामंतवाद का अंत किया और राजा और प्रजा के मध्य सीधा संपर्क जो है वो स्थापित कर दिया। राजा और प्रजा के मध्य सीधा संबंध स्थापित कर दिया, जो पहले नहीं था। पहले सामंत थे, सामंत दुष्ट थे, बदमाश थे, उनसे कोई बात नहीं करना चाहता था, कोई उनके नजदीक नहीं जाता था डर के कारण। और फिर क्या हुआ कि जब हेनरी का समय आया, हेनरी सप्तम का समय आया, तो हेनरी ट्यूडर अपने युग में जो है इसने बुराइयों को समाप्त कर दिया और जो राजा और प्रजा के बीच का जो रिश्ता है वो सीधा संपर्क जोड़ा और शिक्षा की ओर जो है पर्याप्त ध्यान दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि इंग्लैंड का आधुनिकीकरण एवं लोगों की विचारधारा में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए।